जी बेटे, इस टॉपिक में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के बारे में पढ़ना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, ये लॉ जो कंजर्वेशन ऑफ मैस का है, ये लेवाइजर ने 1785 में दिया था। साइंटिस्ट का जो नेम है दैट इज लेवाइजर। लेवाइजर ने ये लॉ 1785 में पेश किया था। और ये लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन के दौरान टोटल अमाउंट ऑफ मैटर इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। जब भी बेटे केमिकल रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन के दौरान टोटल अमाउंट ऑफ मैस जो है या मैटर इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मींस केमिकल रिएक्शन के दौरान मैस ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। सिर्फ चेंज क्या आती है? उसकी फॉर्म में चेंज आती है। वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज हो जाता है। तो उसका जो टोटल मैस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान टोटल मैस ऑफ प्रोडक्ट्स जो है ये हमेशा इक्वल होता है टोटल मैस ऑफ रिएक्टेंट्स के। यानी जितने रिएक्टेंट्स हमने लिए होते हैं, यूज किए होते हैं केमिकल रिएक्शन में, उनका जितना मैस होता है, हमें जो प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं इनका टोटल मैस भी उनके इक्वल ही रहता है। ना मैस में कोई कमी आती है, ना इसमें कोई इजाफा आता है। तो हम कहेंगे कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन mass is neither created nor destroyed but it changes from one form to another। यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान मैस ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, सिर्फ एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज आती है। इसके अंदर रिएक्टेंट्स का टोटल मैस प्रोडक्ट्स के टोटल मैस के इक्वल होता है। अब आप एग्जांपल से देखें। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी देगी है पहले। इसमें उन्होंने कहा है कि आप एक कोनिकल फ्लास्क ले लें, वेट बैलेंस ले लें, सोडियम क्लोराइड ले लें, सोल्यूशन पानी में बना हुआ है उसका। इसके बाद सिल्वर नाइट्रेट का भी सोल्यूशन आपने ले लेना है, वाटर में सोल्यूशन। अब आपने ये करना है कि जो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है इसको तो कोनिकल फ्लास्क में डाल दें। जो सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है उसको आपने टेस्ट ट्यूब में डालना है, छोटी सी टेस्ट ट्यूब लेकर उसमें डालना है। और ये टेस्ट ट्यूब आपने कहाँ रखनी है? उस फ्लास्क के अंदर रख देनी है, उसकी दीवार के साथ लगाकर रख देनी है। अब ये दोनों सोल्यूशन जो हैं पहले अलग अलग हैं, ये मिक्स नहीं हुए। तो आपने ऐसे करना है कि इस पूरे अपरेटस का वजन कर लेना है। वे बैलेंस के ऊपर आपने इसको वेट बैलेंस के जरिए इसका वजन कर लेना है। इस वजन को आपने नोट कर लेना है। अब आपने क्या करना है कि शेक करना है टेस्ट ट्यूब को फ्लास्क के अंदर। शेक करने से ये होगा कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन था, ये सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलेगा और फ्लास्क के अंदर जो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन था उसके साथ ये मिक्स होगा। मिक्स होने से बनना है हमारे पास सिल्वर क्लोराइड AgCl। जब सिल्वर क्लोराइड बनेगा तो ये इंडिकेट करेगा, व्हाइट सा प्रेसिपिटेट बन जाएगा, व्हाइट सा सफेद सा रसूख सा प्रेसिपिटेट सा बन जाएगा, क्योंकि वो इनसॉल्युबल होता है। सिल्वर नाइट्रेट इनसॉल्युबल है, हल नहीं होता, इसलिए उसका कलर शो होगा व्हाइट सा। तो उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट का बनना ये जाहिर करेगा कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है। केमिकल रिएक्शंस की अलामतें होती हैं, कोई प्रेसिपिटेट बनता है, हीट प्रोड्यूस होती है या लाइट प्रोड्यूस होती है, तो ये केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करते हैं। लिहाजा अब व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया सिल्वर क्लोराइड का, केमिकल रिएक्शन हो गया है। हमने उसका दोबारा वजन कर लेना है फ्लास्क का, अलॉन्ग विद इट्स कंटेंट्स। हमने सारा जो है वो दोबारा वजन करना है। हम देखेंगे कि ये जो वेट होगा ये पहले वजन के इक्वल होगा जो हमने
ये इनको शेक करने से पहले किया था, इन केमिकल रिएक्शन करवाने से पहले जो वजन किया था ये उसके इक्वल होगा। इस एक्टिविटी से बेटे ये साबित हुआ कि केमिकल रिएक्शन के दौरान टोटल जो मैस रिएक्टेंट्स का था, अब बनने वाले प्रोडक्ट्स का मैस भी उतना ही है। ये देखें केमिकल रिएक्शन में यहाँ शो किया हुआ, ये सिल्वर नाइट्रेट आगे AQ लिखा है, AQ मीन एक्वस सोल्यूशन, के सिल्वर नाइट्रेट का पानी में सोल्यूशन बना हुआ था। आगे सोडियम क्लोराइड NaCl, ये नमक होता है, इसका AQ लिखा है, मीन एक्वस सोल्यूशन, इसका भी पानी में सोल्यूशन बना हुआ था। तो ये फ्लास्क के अंदर देखें, ये कोनिकल फ्लास्क है, यहाँ पे जो फ्लास्क लिए वो ये इस शेप में लिए, तो ये सोडियम क्लोराइड यहाँ पे लिया हुआ है, इसमें उन्होंने जो सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है ये टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है। इस एक्टिविटी में आपको ये कहा गया था कि इसको एक साइड पे रखते हैं, आप साइड पे भी रख सकते हैं, और दूसरा तरीका ये कि ये दो जो है वो धागे होने चाहिए। ये देखें, एक इधर से दागा जा रहा है, एक ये दूसरी साइड से दागा जा रहा है। तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, इसको अंदर लटकाकर ऊपर ये कार्क लगाकर उसको सील कर देते हैं, ताकि ना कोई चीज बाहर से अंदर आ सके, ना कोई अंदर से चीज बाहर जा सके। अब हम ये कहते हैं कि इधर वाला धागा हम ऊपर खींचेंगे ना जब, तो ये टेस्ट ट्यूब जो है ये साइड पे होगी, उल्टी होगी, और इसके अंदर जो सिल्वर नाइट्रेट है वो बाहर गिरेगा, और यहाँ सोडियम क्लोराइड के साथ जब मिक्स होगा तो ये देखें, ये सिल्वर क्लोराइड का ये प्रेसिपिटेट बन गया सिल्वर क्लोराइड का। अब ये सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बना है तो केमिकल रिएक्शन तो हो गया, साथ सोडियम नाइट्रेट बनेगा, वो डिसॉल्व ही रहेगा। तो अब हम दोबारा जब वजन करेंगे तो ये दोबारा किया गया वजन पहले वाले वजन के इक्वल होगा, जो ये वेरीफाई करेगा कि टोटल मैस प्रोडक्ट्स का रिएक्टेंट्स के मैस के बिल्कुल इक्वल रहा है। क्वेश्चन बेटे नोट रखें, अभी मैं आपकी तरफ आता हूं। ये एक्टिविटी नेक्स्ट एक और शो की गई है, इसमें उन्होंने ये कहा है कि आप चाइना डिश लें, उसके अंदर कुछ आयरन के नेल्स रख दें, लोहे के कुछ कील हैं वो आपने चाइना डिश के अंदर रखने हैं। आपने इस चाइना डिश का आयरन नेल्स समेत वजन कर लेना है इलेक्ट्रिकल बैलेंस के जरिए। वजन करने के बाद आपने 5 दिनों के लिए इसको बाथरूम में रख देना। 5 दिन जरूरी नहीं कि 5 दिन, आप चंद दिन की बात कर सकते हैं, 4-5 दिन 6 दिन, तो आपने चंद दिनों के लिए इसको बाथरूम में रख देना है। बाथरूम में बेटे इसको क्यों कहा रखने का, इसलिए कि वहां पे शावर वगैरह की सूरत में नमी होती है, ताकि वहां पे नमी हो, इन नेल्स तक, कीलों तक नमी पहुंच सके, इसलिए शावर वहां पे बाथरूम की बात की। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, कि ये जो चाइना डिश है उसको वहां से उठाना है, और उठाने के बाद दोबारा वजन करना है। दोबारा वजन करके अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि ये मैस इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या इसमें चेंज नहीं है, कि इट विल नॉट चेंज। ये 3 चीजें ऑप्शन पूछी, तो इसका वजन क्या होगा बेटे, बढ़ जाएगा। अब इसके वजन में जो इजाफा आया उसकी वजह क्या है, वो जो नमी थी वाशरूम के अंदर, जो नमी थी, उस नमी की वजह से और अंदर हवा में मौजूद ऑक्सीजन की वजह से रिएक्शन हुआ आयरन नेल्स के साथ, जो कि रस्टिंग का प्रोसेस है वो हुआ, इनकी ऑक्सीडेशन हुई है, और इस रस्टिंग के दौरान जो रस्ट बना है इनकी सरफेस के ऊपर इकट्ठा हो गया है, ब्राउन सा मैस, हम देखेंगे कि ऊपर से सरफेस इनकी ब्राउन हो गई है। तो वो ब्राउन मैस जो बना है वो सिर्फ आयरन नहीं है, बल्कि उसके अंदर नमी भी है और ऑक्सीजन भी शामिल हुई है। अब ये चीजें चूंकि बाहर से आई हैं, लिहाजा अब मैस प्रोडक्ट का ज्यादा हो गया है। तो इस केमिकल रिएक्शन में चूंकि कुछ चीजें और ऐड हुई हैं, बाहर से ऐड हुई हैं, तो इस वजह से मैस में इजाफा हुआ है। अगर हमने इसको ऊपर से बंद करके रखा होता तो जैसा पहले वाला एक्सपेरिमेंट किया था, टोटल मैस में कोई फर्क ना आता। अब ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का आगे कहा गया कि थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हैं हमारे आसपास होते रहते हैं। हम इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी क्या है, एडिशन रिएक्शंस, दूसरी है डीकंपोजिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन जैसा नाम से जाहिर है, कॉम्बिनेशन इसमें होती है 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस की। अब सब्सटेंस मैंने आपको बताया था ना कि एलिमेंट्स हो सकते हैं या कंपाउंड्स हो सकते हैं, तो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस मीन एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं
और उनके मिलने से जो न्यू सब्सटेंस बनेगा इट विल ऑलवेज बी अ कंपाउंड। एलिमेंट्स के मिलने से या कंपाउंड्स के मिलने से नया सब्सटेंस हमेशा कंपाउंड ही होगा। अब वो एलिमेंट नहीं हो सकता ना, क्योंकि एडिशन हुई है, डिफरेंट सब्सटेंसेस की, डिफरेंट एलिमेंट्स की एडिशन हुई है। तो अब वो जो न्यू कंपाउंड बना है इट इज द रिजल्ट ऑफ एडिशन रिएक्शन। ये कुछ एग्जांपल्स आप देख लें। ये देखिए मसलन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले, ये दोनों गैसेस हैं, जब आपस में मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल वाटर का बन रहा है, आगे एक कंपाउंड बन रहा है। मॉलिक्यूल तो उसके डिपेंड करेंगे ना इनके मॉलिक्यूल्स की तादाद पे। जितनी क्वांटिटी आप रिएक्टेंट्स की लेंगे उतनी क्वांटिटी आपके पास प्रोडक्ट्स की बन जाएगी। इसी तरह हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिले हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बना है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिले हैं आपस में तो अमोनिया बना है। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुई है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। सोडियम क्लोरीन से मिली है, सोडियम क्लोराइड बना। कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से मिल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट इससे बन रहा है। तो इसमें आप बेटे देख रहे हैं दो दो सब्सटेंसेस आपस में मिल रहे हैं और एक एक आगे सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस जो है वो बन रहा है, न्यू कंपाउंड्स जो है वो बन रहे हैं। मिलने वाले सब्सटेंसेस में अगर आप देखें तो ये पहले जितने सब्सटेंसेस शो किए गए ये सारे एलिमेंट्स हैं, यहां तक सारे एलिमेंट्स हैं। जबकि आखिरी रिएक्शन, सिर्फ एक आखिरी रिएक्शन के अंदर ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये भी कंपाउंड्स हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड भी कंपाउंड है कैल्शियम और ऑक्सीजन का, इधर कार्बन डाइऑक्साइड भी कंपाउंड था कार्बन और ऑक्सीजन का। तो ये दोनों कंपाउंड जब आपस में मिले हैं तो इनसे न्यू कंपाउंड बना है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो अब इससे क्या हमने एक्सप्लेन किया कि जब दो या दो से ज्यादा, यहाँ पे तो सारे दो ही मिल रहे हैं, दो से ज्यादा भी मिल सकते हैं, सब्सटेंसेस आपस में केमिकली मिलते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस बनता है। जब भी ऐसा प्रोसेस होगा कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलें और एक न्यू कंपाउंड बने तो हम इस प्रोसेस को कहेंगे एडिशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन का नाम देंगे। दूसरी कैटेगरी है बेटे डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये पहले रिएक्शन की उल्ट है। इसमें एक कंपाउंड स्प्लिट होगा, स्प्लिट होना मीन ब्रेक होना, टूटना, डिकम्पोज होना, इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। एक कंपाउंड जो है उसकी ब्रेक डाउन होगी, वो ब्रेक होगा, स्प्लिट होगा और दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस बनेंगे। पहले था कि सिंपल सब्सटेंसेस आपस में मिले थे और एक आगे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना था। अब कॉम्प्लेक्स जो है उसकी ब्रेक डाउन होगी और सिंपल बनेंगे, ये कहलाएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन के लिए बेटे हीट जो है वो रिक्वायर्ड होती है, हीट इसके लिए रिक्वायर्ड होती है इसको परफॉर्म करने के लिए। ये कुछ एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं इसमें। देखिए पहली एग्जांपल है पोटेशियम क्लोराइड की। जब हम इसको हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करें तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। लेड नाइट्रेट को हीट करें, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ ऑक्सीजन बन रही है। अब यहाँ पे देखें तीन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो एक कंपाउंड है जो स्प्लिट हो रहा है हीट करने से, डिकम्पोज हो रहा है और आगे दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस बन रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। आगे एनर्जी चेंजेस के हवाले से थोड़ा सा बताया गया कि जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस। कहा कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को समझना चाहते हैं तो उस रिएक्शन में जो इस्तेमाल होने वाले सब्सटेंसेस हैं उनमें होने वाली एनर्जी की चेंजेस को हमें जानना होगा। तो वजह से बेटे कि हम किसी भी केमिकल चेंज को देखना चाहते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन को समझना चाहते हैं कि उसकी नेचर क्या है, तो उस केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस इस्तेमाल हो रहे हैं उन सब्सटेंसेस के अंदर होने वाली एनर्जी चेंजेस को हमें देखना होगा, उनको जानना पड़ेगा कि क्या चेंजेस आई हैं। ये एनर्जी किसी भी सब्सटेंस की जो होती है ये वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो सब्सटेंस जो है वो स्टेबल फॉर्म में रहता है। अब सब्सटेंस के अंदर जब भी केमिकल चेंज होती है यानी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसकी एनर्जी चेंज होती है। अब कैसे चेंज होगी, या तो वो सब्सटेंस एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा
तो उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, पहले की निस्बत ज्यादा हो जाएगी। या फिर वो रिलीज करेगा, अगर रिलीज करेगा तो पहले की निस्बत उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि जो रिलीज होने वाली एनर्जी है ये सराउंडिंग में चली जाएगी, माहौल में चली जाएगी। तो ऑब्जर्व करता है अगर हीट को, तो इस दौरान ऐसा रिएक्शन जिसमें सब्सटेंसेस हीट को ऑब्जॉर्ब करते हैं, तो ये रिएक्शंस कहलाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और अगर हीट रिलीज होती है तो उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। यानी एनर्जी चेंजेस के लिहाज से हमने कैटेगराइज किया केमिकल रिएक्शंस को कि दे मे बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इन्हीं को आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड यानी बाहर को जाना, एक्सो मीन्स आउटसाइड। और थर्म, आगे नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या, थर्म। थर्म का मतलब क्या है, हीट। थर्म का मतलब है हीट। एक्सो मीन आउटसाइड, थर्म का मतलब है हीट। तो एक्सोथर्मिक का फिर क्या मतलब हुआ, एक्सोथर्मिक का मतलब हुआ ऐसा रिएक्शन जिसके दौरान हीट रिलीज होती है, हीट इज गिवन आउट, यानी हीट बाहर को चली जाती है, हीट सराउंडिंग में चली जाती है। तो हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब उस सब्सटेंस की एनर्जी कम हो गई, पहले की निस्बत एनर्जी उसकी कम हो गई, तो ये एनर्जी चेंज आई है सब्सटेंस के अंदर। तो केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या हुआ, एक्सोथर्मिक। एग्जांपल दी बर्निंग की, बर्निंग जलने का प्रोसेस कॉमन एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। फॉसिल फ्यूल्स फॉर एग्जांपल जलते हैं, कोल हो, नेचुरल गैस वगैरह, उससे हीट रिलीज होती है। देखिए ये कार्बन, कार्बन क्या है, कोल कार्बन होती है, जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है तो इसे कार्बन डाइऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस होती है। मीथेन है, CH4 गैस, ये मीथेन गैस होती है, जो सुई गैस होती है, इस सुई गैस के अंदर 85% मीथेन होती है। सुई गैस जो हम घरों में यूज करते हैं तो उसमें 85% बेटे मीथेन गैस होती है। तो ऑक्सीजन के साथ जब इसकी कॉम्बिनेशन होती है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ हीट प्रोड्यूस होती है। इसमें आयरन और सल्फर अगर आपस में मिलती है, आयरन सल्फाइड मतलब, इसके दौरान भी हीट रिलीज होती है। तो ये प्रोसेसेस आपको जितने दिखाए गए हैं, रिएक्शन दिखाए गए हैं, ये सारे एक्सोथर्मिक थे। फायर वर्क्स, आतिशबाजी जो है, इसके दौरान भी हीट रिलीज होती है, लिहाजा ये भी क्या हुए, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक एक्टिविटी आपको शो की गई है कि आपने अनसलेक्ट लाइम लेना है, बीकर में पानी लें और अनसलेक्ट लाइम। अनसलेक्ट लाइम क्या होता है, चूना लाइम, आम जो है, आम जो हमें ड्राई फॉर्म में मिलता है वो अनसलेक्ट लाइम कहलाता है। जब उसको पानी में डालते हैं वो सलेक्ट लाइम बन जाता है। तो आपने उसको पानी के अंदर डालना है, बीकर को पहले आप हाथ से टच करके देखेंगे, वो आपको नॉर्मल महसूस होगा, ना गर्म ना ठंडा। लेकिन जब उसमें कैल्शियम ऑक्साइड आपने डाल दिया है, अनसलेक्ट लाइम, उसको हल करें तो आप देखेंगे चंद सेकंड के बाद आप देखेंगे कि वो आपको गर्म महसूस होगा। अब उसका गर्म महसूस होना किस वजह से, इसलिए कि ये जो चूने का पानी में हल होना था ये एक्सोथर्मिक था, इसके दौरान हीट रिलीज हुई है और उस वजह से वो बीकर जो है उसका पानी गर्म हुआ, फिर बीकर की दीवारें भी गर्म हुई हैं। ये देखिए इसको इक्वेशन से शो किया कि कैल्शियम ऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या, सलेक्ड लाइम, और कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है अनसलेक्ड लाइम, ये कॉमन नेम्स हैं इनके। साथ हीट प्रोड्यूस हुई है, इस हीट की वजह से ये बीकर जो है वो गर्म हो गया था। दूसरी कैटेगरी है एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। एंडो मींस इनसाइड, एंडो का मतलब है अंदर दाखिल होना। द रिएक्शंस ड्यूरिंग विच हीट जो है इट इज अब्सॉर्ब्ड, वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाएंगे। किसी भी रिएक्शन में अगर हीट अब्सॉर्ब हो रही है तो वो एंडोथर्मिक होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की कर रहे हैं तो ये बगैर हीट के नहीं हो सकती, हीट हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लिहाजा ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, हम उसको हीट करेंगे तब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन था। इसको भी एक एक्टिविटी से एक्सप्लेन किया कि आप एक बीकर ले लें, उसमें पानी लेना है आपने, पानी लेकर उसमें आप सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड डाल दें, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन इसमें डाल दिया और इसमें थर्मामीटर रखा है और थर्मामीटर पे टेम्परेचर नोट कर लें।
उसके बाद आप इसमें कैल्शियम क्लोराइड जो है, कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन वो डाल लें, उसको मिक्स कर लें। आप मिक्स करने के बाद दोबारा टेम्परेचर नोट करेंगे तो ये टेम्परेचर पहले से कम हो जाएगा। टेम्परेचर क्यों फॉल कर गया? इसलिए कि ये सोडियम क्लोराइड, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड और जो सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन हुआ है, ये रिएक्शन देखिए नेक्स्ट पेज पे शो किया गया। इन दोनों की आपस में जब कॉम्बिनेशन हुई है तो कैसे कैल्शियम कार्बोनेट बना है और सोडियम क्लोराइड, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यानी ये रिएक्शन जब होता है तो हीट अब्सॉर्ब होती है। अब हीट कहां से अब्सॉर्ब हुई है? पानी से हुई है। जब पानी से हीट अब्सॉर्ब हुई तो पानी का टेम्परेचर कम हो गया। जब पानी का कम हुआ तो बीकर की दीवारों से हीट जो है वो पानी में जो है वो ट्रांसफर हुई, तो बीकर की दीवारें भी ठंडी होगी और हमें बीकर ठंडा महसूस हुआ। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल थी। नेक्स्ट जो है फॉर्मेशन नाइट्रिक ऑक्साइड की, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। ये देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें भी हीट अब्सॉर्ब होती है। एक और एग्जांपल दी हाइड्रोजन और आयोडीन का आपस में मिलना, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, इसमें भी हीट अब्सॉर्ब होती है, लिहाजा ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। एट द एंड आपको इंपॉर्टेंस बताई गई है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की हमारी डेली लाइफ में, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट प्रोड्यूस होती है। ये हीट जो है हम अपने डिफरेंट पर्पसेस में यूज करते हैं टू फुलफिल आवर नीड्स। हम इसको मुख्तलिफ मकासद में इस्तेमाल करते हैं। मसलन घरों में जब हम फ्यूल जलाते हैं, फ्यूल के जलने से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो कुकिंग फूड में यूज होती है, खाना पकाने में यूज होती है। हमारे जो कमरे हैं उनको गर्म करने के लिए हम उसे यूज करते हैं। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन जो है उनके अंदर जब पेट्रोल या डीजल बर्न करता है, जलता है, तो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं हाई प्रेशर के तहत। अब वो गैसेस क्या करती हैं? पुश करती हैं इसको, पिस्टन को सिलेंडर के अंदर। तो इससे हमारा जो इंजन है, इंजन चलता है और उसके जो व्हील्स हैं गाड़ी के वो मूव करते हैं और गाड़ी चलती है। तो ये हीट एनर्जी वहां गाड़ी के चलाने में यूज हुई। इसके अलावा फ्यूल की जब बर्निंग होती है थर्मल पावर स्टेशंस में, तो वहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। हमारे जिस्म के अंदर खुराक की डाइजेशन के बाद जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उससे हमारे जिस्म गर्म रहते हैं। हमें सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए वो हीट जो है वो जरूरी होती है। इग्निशन ऑफ थर्माइट, डायनामाइट और गन पाउडर का बताया। ये डायनामाइट और गन पाउडर दोनों में फर्क क्या होता है? थोड़ा कंपोजिशन का फर्क होता है कि डायनामाइट के अंदर जो है वो नाइट्रोग्लिसरीन यूज होती है ज्यादा मिकदार में, इसमें पोटाशियम नाइट्रेट, सल्फर वगैरह होता है। तो ये दोनों जो है हाईली एक्सोथर्मिक होता है इनकी इग्नाइशन। इनको जब हम जलाते हैं, इनको हम आतिशबाजी में भी यूज करते हैं, और ब्लास्टिंग जो माइनिंग में की जाती है, माइनिंग प्रोसेस जब किए जाते हैं ना, ये कान करने के प्रोसेस, तो वहां पे जमीन की खुदाई वगैरह जो की जाती है, तो वहां एक्सप्लोजन्स करवाए जाते हैं। एक्सप्लोजन से वहां पे ऑटोमेटिकली गड्ढे पैदा हो जाते हैं, हमें खुदाई करना आसान हो जाता है प्रोसेस। तो वहां पे ब्लास्टिंग की जाती है, तो वहां भी डायनामाइट का यूज किया जाता है। तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं क्योंकि इनके दौरान भी हीट रिलीज होती है। इट वाज ऑल अबाउट बेटे अबाउट today's lecture. Now you should raise your hands. I give you a chance to ask questions. जी बेटे। सर वो अपना डिस्कनेक्ट हो गया था, वो एडिशन रिएक्शन सर, वो दूसरा डीकंपोजिशन रिएक्शन समझा दें। अच्छा, एडिशन रिएक्शन जो है बेटे उसके दौरान ये होता है कि दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलती हैं और एक कंपाउंड बनता है। ठीक है, दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं और एक नया कंपाउंड बनता है। यहाँ एग्जांपल्स में देखें, ये सारे एलिमेंट्स हैं जो आपस में मिल रहे हैं, और आखिरी रिएक्शन में ये दो कंपाउंड दिए हैं, वो आपस में मिले तो आगे एक एक कंपाउंड न्यू बन रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में मिलें और एक नया कंपाउंड बने, इसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। नाम से बेटे देखे ना, ऐड होना, इकट्ठा हो जाना, मिल जाना। डीकम्पोजिशन उसके उल्ट है, इसमें कोई भी कंपाउंड जो है वो ब्रेक होता है, स्प्लिट होता है, और दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस आके बनते हैं। जैसे देखें पोटाशियम क्लोरेट है, इससे पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन गई है। कैल्शियम कार्बोनेट था,
इसके लिए हमें हीट जरूरी होती है, हीट देनी पड़ती है। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बना है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। लेड नाइट्रेट को हीट किया है तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन पर और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई है। तो ये डिकम्पोजिशन है। ये बेटे सर और ना वो जो लिखा होता है SgAQ, इनका ठीक क्या है। मतलब है? एस बेटे ये फिजिकल स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट सब्सटेंस की। एस सॉलिड के लिए होता है, जी गैस के लिए होता है, और जहां AQ लिखा हुआ हो वो एक्वस के लिए होता है। एक्वा कहते हैं वाटर को, और एक्वस मीन सोल्यूशन इन वाटर, के पानी में सोल्यूशन बना हुआ है। मीटिंग डिस्कनेक्ट होती है तो आपने फौरन ज्वाइन कर लेना, सब बच्चों ने एहसान सुन लिया है, दोबारा ज्वाइन करना है यस ताकि आप क्वेश्चंस पूछ सकें। आपके क्वेश्चंस जो हैं वो शामिल होंगे इसमें लेक्चर में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, अभी आप किसी और से पूछ ले, मैं एक और कोई क्वेश्चन था, मैं जहन में नहीं आ रहा, मैं देखता हूँ आप बाद में नोट करें, आप नोट करें क्वेश्चन। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन आपसे, पहला क्वेश्चन ये है कि सर क्या ये आपने जो हमें बताया है, एक्टिविटी बताई है सर, इसके अंदर इम्पोर्टेंट है कि जो सर जो आपने बताई है जिसके अंदर बाथरूम के अंदर मैं 5 मिनट तक चाइना डिश के जी अंदर, तो सर इम्पोर्टेंट है कि चाइना डिश ही यूज हो, मतलब फॉर एग्जांपल मैं अपने घर के बेटे अंदर अगर ट्राई करना। नहीं नहीं, चाय के मग की बात करें? जी आप किसकी कौन सा पॉट यूज करेंगी? सर आपने यहाँ अच्छा ये आगे अभी मैं आपको बताता हूँ सर बेटे, मैं आपको बताता हूँ। आपने कोई मेटल की चीज यूज नहीं, आपने मेटल की चीज यूज नहीं करनी कोई, क्योंकि मेटल वगैरह की जब आप यूज करेंगी ना तो वो उसकी अपनी रस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, चाइना डिश इसलिए यूज करवाएगी है कि चाइना डिश का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा नमी वगैरह के साथ, ऑक्सीजन के साथ। सर तो मैं इस प्लास्टिक की कोई यूज कर सकती हूँ? जी प्लास्टिक का कर सकते हैं। ओके सर। सर और दूसरा आपने कहा कि अगर एक आम देखो ना, कंपाउंड मैं को आपको बताता हूँ, आम ये दूसरे घरों में ये प्याले वगैरह नहीं होते जैसा चाय वगैरह डालने के लिए होते हैं, दही डालने के लिए प्याले नहीं यूज होते, आप वो यूज कर सकते हैं। बाउल, बाउल कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके प्लास्टिक सर। यूज कर सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करके देखें, लेकिन वजन पहले एक्यूरेट करना है, बाद में किया हुआ वजन उससे कंपेयर करना है। जी बेटे नेक्स्ट। सर और एक कंपाउंड को अपनी जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जी उसके अंदर हम एक कंपाउंड को हीट देते हैं तो वो सिंपल सब्सटेंसेस में डिवाइड हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो सर अगर हम लोग सिंपल सब्सटेंसेस को अगर हम लोग उनको ठंडक दे तो सर क्या वो फिर कंपाउंड बन जाएंगे? तो ऑपोजिट देखा जाए तो ठंडा करने से खुद ब खुद नहीं वो कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, हीट को इन टेम्परेचर को कम करने से कभी कोई केमिकल कंपाउंड बनता नहीं है। आप देखो किचन में चीजें बनाई जाती हैं ना, खाने पीने की चीजें बनाई जाती हैं, हम चीजों को फ्रिज में रख देंगे तो सालन नहीं बन जाएगा। ठीक है, जब बनी चीजें हमने अलग अलग ली हैं, जब तक उनको हीट नहीं करते आपस में मिलाकर, तब तक केमिकल रिएक्शन ही नहीं होता उनका। ओके सर। जी, इसी तरह कुछ सर ऐसी चीजें होती हैं कि उनके लिए हमें और कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं, कभी प्रेशर, कभी कैटालिस्ट वगैरह। जी सर हर यहाँ पे हर सिंपल सब्सटेंस तो हर कंपाउंड के बाद एक छोटा सा साइन है जहाँ पे एस लिखा है, जी लिखा है, जी ए क्यू लिखा है, F जी, सर वो क्या है, वो क्या? इसकी फिजिकल स्टेट है कि वो सॉलिड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, या लिक्विड फॉर्म में है। अगर वो सर सॉलिड एक फॉर्म में है तो एस लिखा होगा, गैस की फॉर्म में है यानी वो गैस बन रही है तो जी लिखा होगा, अगर लिक्विड बन रहा है, प्योर लिक्विड है, तो उसके साथ एल लिखा होगा, और अगर पानी में सोल्यूशन फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है तो ए क्यू लिखा होगा। ए क्यू मीन एक्वस। ओके सर, थैंक यू सर। सर मेरे क्वेश्चन खत्म हो जी गए। जी, आप म्यूट कर लें। जी बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे। जी बेटे क्वेश्चन सर जी सर मैंने आपसे पूछना था जी कि जो लिस्ट होती है मतलब केमिकल रिएक्शन की जिसमें आपने हमें एडिशन रिएक्शन की दिखाई थी, तो क्या जी। हमने वो याद भी करनी है? एग्जाम्पल के तौर पे बेटे कोई से 2 रिएक्शन याद कर लें, 3 कर लें, सारी लिस्ट की जरूरत नहीं है। ओके सर। और सर मैंने पूछना था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जी क्या वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों की एग्जांपल है?
कार्बन डाइऑक्साइड का बनना या उसका डिकम्पोज होना, ये इसको आपने देखना होगा। पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन आपने देखी थी ना, कार्बन की बर्निंग थी वो, ठीक है, कार्बन की वो बर्निंग थी। जब कार्बन, आप सराउंडिंग को जरा थोड़ा सा कंट्रोल करें, नॉइस आ रहा है आपकी साइड से। अच्छा, कार्बन जब जलती है हवा में तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। कार्बन के जलने से, कार्बन के हवा के अंदर जलने से जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो उसके दौरान क्या है, हीट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ओके सर। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड आप देख रही हैं, ये कार्बन के जलने से नहीं बनी, बल्कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, उसकी डिकम्पोजिशन हुई है, तो उसके अंदर से एक कंपोनेंट के तौर पे ये बनी है। दो सिंपल सब्सटेंसेस बने ना, जिसमें एक कैल्शियम ऑक्साइड एक कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ जो है, इट इज अ कंपाउंड, ये कंपाउंड है। अब हमने देखना है कि ये प्रोड्यूस कैसे हुआ है। उधर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपने देखा था, वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर ये देखिए, कार्बन के जलने से ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, ठीक है, और इसके दौरान हीट तो इजाफी तौर पे प्रोड्यूस हो गई थी। वहां कार्बन डाइऑक्साइड का हीट में कोई रोल नहीं था, ये तो एक प्रोडक्ट के तौर पे वहां भी बनी थी, ठीक है, हीट एडिशनल पैदा हो गई थी। अब यहाँ पे जब डिकम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट की हुई है तो इसके दौरान भी एक कंपोनेंट के तौर पे ये बनी है, एक प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट के तौर पे बनी है, और यहाँ पे हीट हमने इस्तेमाल की थी। कैल्शियम कार्बोनेट को जब तक हमने हीट नहीं करना वो डिकम्पोज ही नहीं होता। तो CO2 का बेटे इसमें कोई अपना रोल नहीं है। नेक्स्ट, ये बेटे सर तो फायरवर्क्स होते हैं वो, उनमें वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे हैं? आप दोबारा क्वेश्चन बोलेंगे? सर फायरवर्क्स, जी फायरवर्क्स की बात करें, ठीक है, फायरवर्क्स की बात की। फायरवर्क्स में बेटे देखें कि हम ये आतिशबाजी का आपने शो जहां भी देखा हो तो वहां पे ये होता है कि ये जो गन पाउडर वगैरह, ये जो डायनामाइट वगैरह होता है, इसके रोल से बने होते हैं और उनको हम आग लगाते हैं। आग जब लगाते हैं तो उसके बाद वो प्रोसेस शुरू हो जाता है, फिर हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। तो ये नोट रखें, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जिनको शुरू करने के लिए हमें पहले हीट जरूरी होती है, देनी पड़ती है। मसलन आग जलानी है ना, आपने लकड़ी जलानी है तो पहले माचिस के साथ उसको आग लगानी पड़ती है। तो ऐसे रिएक्शंस भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, ये एंडोथर्मिक नहीं होते। एंडोथर्मिक तो वो होते हैं कि जब तक हीट आप देते रहेंगे तो वो होते रहेंगे, आपकी हीट की सप्लाई जैसे बंद होगी वो स्टॉप हो जाएंगे। तो वो रिएक्शन जिनको स्टार्ट करने के लिए तो हीट रिक्वायर्ड होती है, लेकिन जब शुरू हो जाए तो खुद ब खुद कंटिन्यू रहते हैं, ये एक्सोथर्मिक की कैटेगरी में आते हैं। तो आपने जी, ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया है? यस। जब उस मटेरियल को, वो जो भी फायरवर्क्स में यूज होता है, कि उसको जलाते हैं, पहले आग लगाते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए। जब उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो फिर हीट प्रोड्यूस होती है, लिहाजा वो एक्सोथर्मिक। जी सर अभी हमने वो कह दे इक्वेशन किस तरह याद करनी है? इक्वेशन किस तरह याद करनी है, ठीक है सर मैं मतलब इक्वेशन सारी करनी है यार? सारी याद कर लें तो अच्छी बात है, सारी नहीं कर सकते, कोई सी दो जो है उसमें से वो कर सकते हैं। इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यानी कोई सी दो कर लें, एक रिएक्शन में दो इक्वेशंस कर लें तो सफिशिएंट रहेंगे सैंपल के तौर पे। दो कर लें, तीन कर लें, जितनी कर सकते हैं कर लें, मैंने कहा कम से कम दो कर लें। अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं रिएक्शन को एक्सप्लेन करता हूँ। इस वक्त आपके सामने एक रिएक्शन है, पहला रिएक्शन है पोटेशियम क्लोरेट का, जैसे KCl और ऑक्सीजन बन रही है। इसके बाद देखें, जब हमने हीट करना, ये K और Cl यानी पोटेशियम और क्लोरीन, ये दोनों जो हैं ये अलग हो गए हैं, और इसके साथ ये जो ऑक्सीजन थी, थर्ड एलिमेंट जो ऑक्सीजन था, वो सेपरेट हो गया है।
तो इसकी डिकम्पोजिशन हुई है। अब जब डिकम्पोजिशन हुई है, डिकम्पोजिशन में क्या है, जितने जितने इसके कंपोनेंट्स थे वो अलग अलग हो गए। अलग होने के बाद नई उनकी जो कॉम्बिनेशंस आगे बन रही है वो कैसे, कि पोटाशियम और क्लोरीन आपस में मिल गए हैं तो उससे सॉलिड पोटाशियम क्लोराइड बन गया है। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो चूंकि गैस की फॉर्म में बनी थी वो अलग हो गई है, वो दोबारा इनके साथ ज्वाइन नहीं हो सकी, वो सेपरेट हो गई है। यानी जैसे ये कंपोनेंट्स अलग अलग हुए ना, तो पोटाशियम और क्लोरीन आपस में रेडिली रिएक्ट करते हैं। जैसे इनका रिएक्शन हुआ तो इसे पोटाशियम क्लोराइड बन गया। लेकिन जो ऑक्सीजन है ये गैस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, सेपरेट रही। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट को देखे, जब हम हीट करते हैं तो इसे एक कंपोनेंट कैल्शियम ऑक्साइड, ये यहां से आप देखें कि कैल्शियम कार्बोनेट की एक ऑक्सीजन जो है वो कैल्शियम के साथ रही है और दो ऑक्सीजन के एटम इस कार्बन के साथ मिले और CO2 बन गया है। तो ये बेटे रीअरेंजमेंट हो जाती है एटम्स की। केमिकल कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होते हैं, हम हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज होता है, वो सारे एटम अलग अलग होते हैं और अलग होने के बाद फिर क्या होता है, उनकी रीअरेंजमेंट होती है। उस रीअरेंजमेंट के दौरान जो जो एटम आपस में मिले तो उस तरह से नए मॉलिक्यूल बनते हैं। मसलन देखें, अब कैल्शियम और एक ऑक्सीजन का एटम मिला तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया है, कार्बन और दो एटम ऑक्सीजन के मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन से बने हैं कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स कौन से बने हैं? तो बेटे ये लेबोरेटरी में रिएक्शन करवाने के बाद पता चलता है कि हमें कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है। अब जब पता चल गया कि ये सब्सटेंसेस बनते हैं, अब हमने यहाँ पे नोट कर दिए, लिख दिए, तो ये आपको जुबानी याद कर लेने चाहिए कि जब भी कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो उससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। बेशक आप एक्सपेरिमेंटली भी कर सकते हैं, लेकिन करने से पहले भी अब आपको जब बता दिया है कि एक्सपेरिमेंट करने से ये होता है तो ये आपको याद कर लेने चाहिए। जी बेटे। नेक्स्ट, कोई और क्वेश्चन आपका? सर नो। एनी अदर स्टूडेंट? बेटे और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जो कल का लेक्चर हुआ था उससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। जी बेटे। सर आप फिर वो आप अभी करवा सकते हैं आप कल वाला पूछें, लेक्चर? पूछें जो पूछना है उसके बारे में। सर कल लेक्चर अटेंड नहीं किया था ना। जी बेटे, सारा लेक्चर तो देखें अब इस टाइम में मुश्किल होगा। आप सारा लेक्चर तो मैंने आपको बताया ना कि आपने वीडियो देख लेनी है, ठीक है? तो आपको पूरा 100% लेक्चर जो है वो कल वाला लाइव फॉर्म में एक तरह से आपको मिल जाएगा। जब आप देख लेंगे सारा तो आप फिर मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? यस। कल ही अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो, आज ही पूछना हो, तो आप मेरा कांटेक्ट जो है आप ग्रुप से ले सकते हैं और डायरेक्ट मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्लियरेंस के लिए। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? सिंपल क्वेश्चंस हैं किसी के जिसने कल का लेक्चर जो है उसको रिवाइज कर लिया है, सुन लिया या पढ़ लिया है बुक से? जी बेटा। बेटे आपने क्वेश्चन पूछना है। बेटे आवाज आ रही है मेरी? बेटे मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। सर जी। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि सर एडिशन रिएक्शंस की नेचुरली कोई है एग्जांपल? नेचुरल एडिशन रिएक्शंस, ये जो आप रिएक्शंस देख रही हैं आप इनको देखें। सर आपकी स्क्रीन पॉज है। स्क्रीन पास है? यस सर।
ये एडिशन रिएक्शंस की एग्जांपल्स हैं जो आपके सामने हैं इस वक्त। सर मुझे कुछ नहीं दिख रहा, आपकी स्क्रीन पॉज है। अच्छा, स्क्रीन में दोबारा शेयर कर देता हूँ। जी सर। बेटे आप नजर आया आपको? जी सर अब नजर आ गया। अच्छा, आपने बेटे पूछा कि कोई नेचुरल एग्जांपल की बात कर रही हैं? जी सर, जो हम लोग ना करें, इनको ऐड ना करें आपस में, खुद ही अच्छा, नेचुरली हो खुद ब खुद ही हो जाए, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाती है, ठीक है। ये हवा के अंदर इलेक्ट्रिक स्पार्क वगैरह जब स्पार्किंग होती है तो वहां पे ये नेचुरली होता है प्रोसेस। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड को देखें, सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, जो मैंने एसिड रेन की एग्जांपल्स में बताया था। तो ये भी एडिशन रिएक्शंस है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का पानी के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बनाना, ये भी एडिशन रिएक्शन है और ये भी नेचुरली हो रहा है। जी बेटे, और को क्वेश्चन है? थैंक यू सर। एनी अदर स्टूडेंट? जी सर एक दफा रिएक्टेंट के बारे में, और सर ये जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सर इनके बारे में बता दो। एक आपने रिएक्टेंट्स का पूछा है और एक डीकम्पोजिशन का। जी, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस हिस्सा लेते हैं, इस्तेमाल होते हैं, वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, और जो आगे बनते हैं वो प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। केमिकल रिएक्शन को अगर हम देखें, किसी भी किस्म का केमिकल रिएक्शन है, मैं आपको केमिकल इक्वेशन के हवाले से बता देता हूं। ये केमिकल रिएक्शंस आपको दिखाए गए हैं। इसमें देखें, जो आप लेफ्ट साइड पे सब्सटेंसेस देख रही हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट्स, क्योंकि वो आपस में मिल रहे हैं। और एरो की राइट साइड पे वाटर शो के इस रिएक्शन के अंदर, तो वो प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे अगेन एग्जांपल्स आ रही हैं। मीथेन की ऑक्सीजन के साथ जो बर्निंग है, तो ये मीथेन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट्स हैं। तो वो सब्सटेंसेस जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो रिएक्टेंट्स हैं, और जो आगे बन रहे हैं वो प्रोडक्ट हैं। अब ये देखिए, इस एग्जांपल में कार्बन और ऑक्सीजन क्या हैं? रिएक्टेंट्स, बिकॉज दे आर रिएक्टिंग विद ईच अदर, ठीक है, वो आपस में मिल रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोडक्ट, क्योंकि वो प्रोड्यूस हो रहा है। प्रोडक्ट का मतलब क्या? प्रोड्यूस होना। रिएक्टेंट्स का मतलब क्या? रिएक्ट करना, आपस में मिलना। ये देखें, नीचे मेंशन किए ना कि substances which take part in a chemical reaction are called reactants and those which are formed, जो बनते हैं वो प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। ये बेटा, ये क्वेश्चन आपका क्लियर है? यस। अब आपने डीकम्पोजिशन के बारे में पूछा है। सर यस। डीकम्पोजिशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर एक कंपाउंड जो है वो स्प्लिट होता है, उसकी ब्रेक डाउन होती है, और दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस बनते हैं, ठीक है। एक सब्सटेंस, एक जो कंपाउंड है उसकी ब्रेक डाउन होती है, और दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस जो हैं वो बनते हैं। इसमें रीअरेंजमेंट हो जाती है आइटम्स की। बट देखिए, पोटेशियम क्लोरेट फॉर एग्जांपल, इसको परफॉर्म करने के लिए हमें हीट रिक्वायर्ड होती है, हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इसकी जब डिकम्पोजिशन होगी तो इसके सारे एटम अलग-अलग हो जाते हैं, फिर उनकी रीअरेंजमेंट होती है। अब इसकी जब पोटेशियम क्लोराइड के एटम्स की रीअरेंजमेंट हुई है, जैसे KCl बना, यानी पोटेशियम क्लोराइड, और ऑक्सीजन बनी है। इस तरह कैल्शियम कार्बोनेट के एटम अलग-अलग हो गए थे, और आफ्टर रीअरेंजमेंट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। लेड नाइट्रेट था, उसे लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड और ऑक्सीजन बनी।
तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड की ब्रेक डाउन हो, स्प्लिटिंग हो और दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस आगे प्रोड्यूस हो जाएं, तो हम उसे कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये बेटा यस। नेक्स्ट। ये बेटा पूछना क्वेश्चन। सर मैंने थर्ड जो भी आप 5th चैप्टर पढ़ाने इसके मतलब नहीं पूछना था, मैंने बस आपसे ये कहना था कि आपने फर्स्ट चैप्टर का जो टेस्ट दिया है वो आपने पोर्टल में दिया है? मैंने वो ग्रुप में सेंड किया था टेस्ट। सर आप एक दफा सेंड कर देंगे मुझे? जी मैं दोबारा सेंड, अभी मैं दोबारा सेंड कर दूँ। ओके थैंक यू। और क्वेश्चन कोई आपका? सर नो मुझे समझ आ गई है। चलो ठीक हो गया। वीडियोस वगैरह भी देख रहे हैं दोबारा रिवाइज करने के लिए? किसी बच्चे को किसी को भी वो प्रॉब्लम होती है, कहीं कंफ्यूजन होती है बुक से रीड करते हुए, तो दोबारा आप लेक्चर सुन लिया करें। ये बेटे और किसी का क्वेश्चन? किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं है? Then we should end meeting. Okay, बेटे।